हमने टॉपिक लिया है बैटल ऑफ बक्सर 1764 में ये बैटल हुआ था। तो ये टॉपिक जो है क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हिस्ट्री सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी के रेफरेंस से लिया है। तो अगर बक्सर का लोकेशन देखें मैप में तो बक्सर आज के डेट में बिहार के रीजन में आता है और प्लासी पलासी ये जो जगह है लगभग वेस्ट बंगाल में आती है। तो एग्ज़ैक्टली ये बक्सर की जगह पे पहले प्लासी की लड़ाई हो गई, लड़ाई के बाद जो मीर कासिम जो हार गया था वो वहाँ का नवाब, वो भाग के गया। बिहार में जो अवध का रीजन था, तो अवध के रीजन में जो भी नवाब था, तो उसे उसने मदद माँगी और शाह आलम टू जो मुगल एम्परर था, उससे भी मदद माँगी। ये तीनों ने मिलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद उन्होंने फाइट किया। तो इसका नतीजा ये हो गया कि ये तीनों के तीनों हार गए बाय द ब्रिटिश फोर्सेस एंड उसके बाद जो एक इलाहाबाद ट्रीटी हो गई, वो हो गई 1765 में। जो बक्सर का बैटल है, तो बक्सर का बैटल में पार्टी थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको रिप्रेजेंट किया था हेक्टर मुनरो ने। तो हेक्टर मुनरो वाज़ द आर्मी चीफ ऑफ द ब्रिटिश आर्मी एंड अगर मीर कासिम था दूसरे साइड में अपोजिशन पार्टी में थे मीर कासिम जो नवाब ऑफ बंगाल था, जो भागकर गया था प्लासी की लड़ाई में प्लासी की लड़ाई के बाद वो नवाब बन गया था। और एग्जैक्टली ही वाज नॉट हैविंग गुड रिलेशन विद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो दैट इज द रीजन ही हैज रेन अवे। तो उसके बाद जिसके पास वो भाग के गया था उसका नाम था शुजा उद्दौला एंड ही वाज द नवाब ऑफ अवध। और तीसरा था शाह आलम टू मुगल एम्परर ही वाज आल्सो स्टेइंग अलोंग विद शुजा उद्दौला बिकॉज एग्जैक्टली जो दिल्ली दरबार में बहुत प्रॉब्लम थे एंड शाह आलम को वहां से सही से रूल नहीं करने दे रहे थे दैट इज द रीजन ही शाह आलम हैड गॉन टू द अवध। तो इन तीनों लोगों को एक साथ हराया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने और उसको लीड किया था हेक्टर मुनरो ने। और उसके बाद इलाहाबाद ट्रीटी हुई। इलाहाबाद ट्रीटी में एग्ज़ैक्टली हेक्टर मुनरो जो था वो वॉर जनरल था बट ही वाज़ नॉट नोइंग हाउ टू हैव अ ट्रीटी एंड हाउ टू हैव एन एग्रीमेंट आफ्टर द वॉर। तो इसके लिए उसने रॉबर्ट क्लाई ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से रॉबर्ट क्लाई को बुलाया था एंड रादर ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाई को बुलाया था क्योंकि उसने ऑलरेडी ट्रीटी किया था प्लासी का, तो ही वाज़ नोइंग हाउ टू मेक अ ट्रीटी। और जो मीर कासिम था वो भाग गया था और मीर कासिम के साथ कुछ ट्रीटी नहीं हो गई थी। जो शाह आलम टू है मुगल एम्परर तो उसके साथ ट्रीटी हो गई एंड शुजा उद्दौला जो है नवाब ऑफ अवध तो उसके साथ ये दोनों के साथ ट्रीटी हो गई। तो बैटल ऑफ बक्सर है, तो बैटल ऑफ बक्सर हो गई थी 22 अक्टूबर 1764 में। प्लेस था बक्सर बिहार में आता है या प्रेजेंट डे में। और ये डिस्टेंस अभी के डेट में देखें तो कलकत्ता सिटी से ये डिस्टेंस अराउंड 627 किलोमीटर पे है। तो ये फाइट हो गई थी बीच में दिस दिस बैटल जो हो गई थी वो हो गई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कंपनी में और जिसको लीड किया था हेक्टर मुनरो ने। और अगेंस्ट था कंबाइंड फोर्सेस थी नवाब ऑफ बंगाल जो मीर कासिम लीड कर रहा था एंड नवाब ऑफ अवध जो लीड कर रहा था शुजा उद्दौला एंड मुगल एम्परर था शाह आलम। तो ये इन तीनों को एक साथ हराया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो इसका रिजल्ट क्या हो गया ब्रिटिश विक्टोरियस आ गई इस बैटल में और उसके बाद क्या हो गया तो इलाहाबाद का एक ट्रीटी साइन हो गया 1765 में। और जो साइन किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको रिप्रेजेंट किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। तो इसकी वजह से इलाहाबाद ट्रीटी से के बाद क्या हो गया इट इज पेविंग द वे फॉर ब्रिटिश इंपीरियल एक्सपेंशन। यानी कि बहुत सारा रीजन यानी यूपी बिहार वेस्ट बंगाल आज प्रेजेंट डे अगर हम बांग्लादेश देखें तो ये सारा रीजन किसके कंट्रोल में आ गया तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गया आफ्टर द इलाहाबाद ट्रीटी। तो ये बक्सर बैटल क्यों हुआ था? क्योंकि जो भी प्रिविलेजेस मिले थे ब्रिटिश को बाय नवाब ऑफ बंगाल, तो उनके क्या हो रहे थे कि वो जो प्रिविलेजेस थे, वो जो ग्रांट थे, वो मिसयूज़ कर रहे थे ऑफिसर्स फॉर देयर पर्सनल यूज़। एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्सपेंशन भी एम्बिशन था और ग्रेटर पॉलिटिकल कंट्रोल पाने का भी एम्बिशन था बंगाल में। तो दे दे वर हैविंग अ क्लैश विथ नवाब ऑफ बंगाल एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। तो मीर कासिम ने जो भी उनके जो एम्बिशन थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तो उसको हमेशा रेजिस्ट करने की कोशिश की एंड ही आल्सो रेजिस्टेड द कंपनीज ओवररीच एंड इंटरफेरेंस। यानी कि लोकल जो इंटरफेरेंस है उसमें भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंटरफियर कर रही थी लोकल मैटर्स में। तो इसकी वजह से या लोकल पॉलिटिक्स में भी इंटरफियर कर रहे थे तो मीर कासिम वाज नॉट हैप्पी विद दैट तो ही पुट अ रेजिस्टेंस अगेंस्ट इट। तो इसकी वजह से क्या हो गया कि जब बैटल ऑफ बक्सर हो गया और बैटल ऑफ बक्सर क्या हो गया तो हार गए ये तीनों के तीनों फोर्सेस।
तो मुगल एंड नवाब जो डिफीट है, तो ये इसने इंश्योर कर दिया इनके डिफीट ने कि जो इंडिया का जो ब्रिटिश का जो इन्फ्लुएंस है, एक्सपेंशन है इन इंडिया में, उसके लिए रास्ता बहुत आसान हो गया। तो उसकी वजह से जो भी पावर जो डायनामिक्स है वो शिफ्ट हो गई, जो लोकल इंडियन रूलर थे, तो वहाँ से वो पावर डायनामिक शिफ्ट हो जाता है ब्रिटिश कॉलोनियल एरा की तरफ और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बन जाती है अथॉरिटी पावर। तो इसमें बैटल ऑफ बक्सर की बात करें तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में कौन-कौन पार्टी थी? तो पार्टी थी ईस्ट इंडिया कंपनी रिप्रेजेंटेड बाय रॉबर्ट क्लाइव एंड उसके बाद कंबाइंड जो लोग थे तो उसके थे नवाब ऑफ अवध शुजा-उद-दौला था एंड दूसरा था मुगल एम्परर शाह आलम II और मीर कासिम वहाँ से भाग गया था और रादर उनके साथ मीर कासिम के साथ ब्रिटिश को कुछ ट्रीटी भी नहीं करनी थी। तो वैसे भी ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ द ट्रीटी। जो की फीचर्स थे, तो की फीचर्स क्या थे? इलाहाबाद ट्रीटी के, तो जो दीवानी राइट है, यानी कि जो रेवेन्यू राइट है, वो रेवेन्यू राइट सारे ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलेंगे। तो कौन-कौन से? बंगाल, बिहार और ओडिशा, यानी ये सारे रीजन। तो बंगाल में आजकल प्रेजेंट डे बंगाल भी आता है और बांग्लादेश का भी हिस्सा आता है और असम का भी हिस्सा आता है। तो इन रिटर्न ऑफ दीवानी राइट इन रिटर्न ऑफ दीवानी राइट जो है, तो जो ब्रिटिश रहेंगे, तो ब्रिटिश क्या करेंगे, शाह ज आलम जो 2 है, तो उसको पेंशन देंगे सालाना, जिसको एनुअल ट्रिब्यूट कहते हैं। And he will stay in Allahabad only and he will not go anywhere and he will not build up his own forces, ऐसा भी लिखा था। और जो डिस्ट्रिक्ट कारा और इलाहाबाद थे, वो एग्ज़ैक्टली एम्परर के कंट्रोल में दिए थे। वो लेकिन दैट वाज़ ओनली फॉर द नेम सेक, एग्ज़ैक्टली पावर जो था, वो सारा ब्रिटिश के पास से ही था। तो अवध जो था, अवध रिस्टोर किया गया शुजा-उद-दौला का। उद्दौला जो है, तो उसको रिस्टोर किया गया अवध का टेरिटोरी, बट विथ सर्टेन कंडीशन, यानी अवध में वो अपनी फोर्सेस नहीं रख सकता है एंड ही कैन नॉट बिल्ड आर्मी हेंसफोर्थ। ये भी एग्रीड हुआ एंड उसके बाद जो नवाब ऑफ अवध है, तो ही वाज रिक्वायर्ड टू मेंटेन वन ब्रिटिश रेसिडेंट एट हिज कोर्ट एंड पे फॉर ब्रिटिश गैरिसन, यानी जो आर्मी रहेगी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की रहेगी और एक ब्रिटिश रेसिडेंट, जिसको एक डिप्लोमेट भी कह सकते हैं, तो कंटिन्यूअसली जो कोर्ट ऑफ अवध है, नवाब ऑफ अवध जो है, उसका जो कोर्ट है, तो उस कोर्ट में हमेशा अवेलेबल रहेगा और डे इन डे आउट की जो भी इंफॉर्मेशन है, तो दैट हैज़ टू बी शेयर्ड विद द ब्रिटिश रेसिडेंट। तो ये कंपल्सरी कर गया। यानी कि उसके बाद जो ऑटोनॉमी था, अवध का हो या शाह आलम का हो, ऑटोनॉमी पूरी छीन ली ब्रिटिश ने।